हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में, जहां पर हम देखेंगे उसके पॉलिटिकल कॉजेस व पॉलिटिकल कारण क्या था जिसके वजह से ये फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था। तो हम जानते हैं फ्रेंड कि फ्रांस रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ था और वो ख़त्म कब हुआ था 1799 को। तो उस टाइम पीरियड में एक जो कॉजेस जो राजनीतिक कारण था, उस राजनीतिक कारण को आज हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड, अगर हम फ्रांस सोसाइटी के बारे में देखें तो वहाँ पर हमें सोशल डिवीजन देखने को मिला था इन द फॉर्म ऑफ क्लास, जहाँ पर अपर क्लास जो कि फर्स्ट क्लास होते हैं जिसको हम प्रिविलेज क्लास भी बोलते हैं वो थे क्लर्जी और नोबल, और जो लोअर क्लास थे वो थे पीजेंट व कॉमन पीपुल। तो यहाँ पर जितने भी क्लासेस थे उस क्लासेस के बेसिस पे उनको टैक्सेस भी पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फेमस कोटेशन नीचे लिखा गया है कि क्लर्जी प्रे, नोबल फाइट, पीपुल पे। तो क्लर्जी क्या करता है, चर्च में पूजा करता है, नोबल युद्ध लड़ने जाता है, और पीपुल जितना भी टैक्सेस होता था उनको ही पे करना पड़ता था। अगर हम गिने चुने कुछ टैक्सेस के बारे में बात करें, जैसे कि था तिली तिथि जो कि रिलीजियस टैक्स, फ्यूडल टैक्स, गेवेल जो कि सॉल्ट टैक्स, ये सब टैक्स उनको ही पे करना पड़ता था जो कि थे थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। अगर हम फ्रांस सोसाइटी को और गहराई से देखें तो वहाँ पर हमें और एक चीज़ देखने को मिलता था कि डिवीजन के भीतर भी और एक डिवीजन, इसीलिए वहाँ पर एक फेमस कोटेशन बोला गया था कि क्लास विद इन क्लास, क्लास के भीतर और एक क्लास। जैसे कि हम बात करें क्लर्जी, क्लर्जी को भी फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया था, एक था हायर क्लर्जी और एक लोअर क्लर्जी। वैसे ही नोबल के बारे में बात करें तो नोबल को भी दो हिस्से में डिवाइड किया गया था, एक था कोर्ट नोबल और एक था प्रोविंशियल नोबल। तो इस प्रकार का सोसाइटी था फ्रांस। तो यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे कि दो थर्ड स्टेट ने कैसे यहाँ पर राजा व मोनार्चिकल रूल के खिलाफ कैसे विद्रोह शुरू कर दिया था, और उसमें से एक इम्पोर्टेंट मेजर कॉजेज था पॉलिटिकल कारण, उनके राजा का गलती, राजा का जो डिफॉल्ट, राजा का जो किंगडम को रेगुलेट नहीं कर पाने का सक्षम। तो उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि राजा में क्या डिफॉल्ट था, क्या गलती था, जो लोग आक्रोश होकर फ्रांस में रिवोल्ट करने लगे। यहाँ पर फ्रांस रिवॉल्यूशन के स्लोगन के बारे में लिखा गया है। फ्रांस रिवॉल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो कॉन्सेप्ट लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को जे रोसो ने ही फ्रांस के पीपल लोगों को दिया था, जिसके माध्यम से लोगों ने अपने मन में एक आक्रोश जगा पाए और फ्रांस में रिवोल्ट करने में उनको एक सहायता मिला। और ये दो तीन चीज़ था जो कि एक इंसान को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी था, जैसे कि लिबर्टी फ्रीडम होता है, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी भाईचारा। ये तीन चीज़ अगर कोई भी सोसाइटी में देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी बहुत ही अच्छा और समृद्धिशील बन सकता है। अब हम फ्रांस रिवॉल्यूशन को डिटेल में देखते हैं। अगर हम फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये एक 10 ईयर पीरियड का इवेंट था जो शुरू होता है 1789 से, ख़त्म होता है 1799। तो उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो सोसाइटी को एक सबक सीखने को मिला था। अगर हमारे इंडिया के बारे में भी बात करें तो इंडिया ने भी कुछ चीज़ फ्रांस रिवॉल्यूशन से सीखा था और वो ही चीज़ अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो फ्रांस की सोसाइटी में एक बदलाव भी देखने को मिला था, जहां पर मोनार्चिकल रूल को ऑपरूट करके वहां पर रिपब्लिक कराने की कोशिश किया गया था, मगर वो रिपब्लिक संभव नहीं हुआ था। एट लास्ट वहां पर डिक्टेटरशिप देखने को मिला था, जहां की नेपोलियन बोनापार्ट जो कि उनके मिलिट्री जनरल थे वो ने पावर को कैप्चर कर लिया और वो खुद को एम्परर डिक्लेयर करने लगे वो फ्रांस के। अगर हम फ्रांस रिवॉल्यूशन के कारण के बारे में बात करने लगे तो बहुत सारे कारण थे, उनमें से पर्टिकुलर कारण यहाँ पर लिखा गया है सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस एंड इंटेलेक्चुअल कॉजेस। तो ये था मुख्य कारण जिसके वजह से फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था। मगर इनमें से हम खाली पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेस के चलते हुए वहाँ पर फ्रांस में कैसे ये रिवोल्ट बहुत ही तीव्र गति से फैलने लगा था। अगर हम पॉलिटिकल कॉजेस का पहला कारण देखें तो वह का राजा जो लुई 16 थे, उनका जो वे ऑफ रूलिंग था बहुत ही गलत तरीका था, क्योंकि वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे। वो 20 साल में राजा बने थे जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट के साथ शादी किए थे। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मैरी एंटोनिएट जो भी बोलते थे, जो उनको एडवाइस करते थे वही मानते थे, जिसके चलते हुए क्या हुआ कि जितने भी सारे रिलेटिव, उनके जो किन्सिव रिलेटिव होते थे उनको ही उस राज दरबार में शामिल किए। जिसके पास कुछ भी दिमाग नहीं था, कुछ भी बुद्धि नहीं था, तो राजा को क्या सलाह देते, खाली राजा के से सैलरी लेते थे, जिसके चलते हुए उनका जो रॉयल ट्रेजरी खत्म होने लग रहा था।
वैसे और एक कारण को देखें तो यहाँ पर जो लुई 16 था वो अपने टेरिटरी को इंक्रीज करने लगा रहा था, जिसके वजह से वो अपने आर्मी को बहुत सारे वॉर में एंगेज कराता था, जिसके वजह से क्या होता था, बहुत सारा पैसा आर्मी को लेकर बहुत सारा पैसा खर्च होता था, जिसके वजह से जितने भी सोल्जर थे उनको पैसा चाहिए होता था, सैलरी के रूप में देना पड़ता था, जिसके वजह से जो उनका रॉयल ट्रेजरी पूरा खाली हो गया था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि किंग ने बहुत सारे टैक्सेस लागू कर दिया, जिसके चलते हुए जो थर्ड स्टेट थे, जो कि पीजा एंड कॉमन पीपुल थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ा। तो जिसके वजह से जो कॉमन पीपुल थे वो बहुत ही नाखुश थे राजा के शासन से। तो यहाँ पर राजा ने खाली थर्ड स्टेट को ही बोला था कि वो ही खाली सब प्रकार के टैक्सेस देंगे, तो जिसके वजह से उनके ऊपर एक बर्डन जैसा पड़ गया था, जिसके चलते हुए वहाँ के लोगों ने सोचा कि किंग हमारे लिए अभी ठीक नहीं है, और हमारा राजा हमारे लिए नहीं सोचकर वो अपने रॉयल ट्रेजरी, अपने रॉयल एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो इसके चलते हुए लोगों ने वहाँ पर रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया था। अगर हम जितने भी सारे पॉलिटिकल कॉजेस को छोटे करके बोल लें तो ये सब हो सकता है: एक्सपेंसेस फ्रॉम डेवलपिंग डिफेंडिंग लार्ज एम्पायर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, नो रिटर्न और लैंड, लेफिट, फ्रैंकलिन एंड जेफरसन, किंग डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट, रॉयल कोर्ट, परचेस, टैक्स, फार्मर। तो ये सब मुख्यतः कारण था। तो पहला पॉइंट में बोला गया था जिस राजा से वो हारते थे उस राजा को उनको टैक्सेस पे करना पड़ता था। साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिकन वॉर में भी जब उन्होंने अमेरिकन वॉर ब्रिटिश के साथ लड़ा था, तो ब्रिटिश था फ्रांस का एनिमी, तो फ्रांस ने क्या किया था कि अमेरिका को सपोर्ट दिया था, जिसके चलते हुए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। देन थर्ड पॉइंट देखें तो यहाँ पर लिखा है किंग डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट, रॉयल कोर्ट। तो यहाँ पर जितना भी उसका एक्सपेंसेस, अगर बात करें सिटी ऑफ वर्साइल, तो रॉयल एक्सपेंसेस में भी वो बहुत सारा पैसा खर्च करता था। साथ ही साथ और अगर लास्ट पॉइंट देखें, जितना भी आता था बर्डन वो पीपुल के पास आता था। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट हैव टू पे द ऑल टैक्सेस, जितना भी टैक्सेस होता था थर्ड स्टेट व पीजेंट व कॉमन पीपुल को ही पे करना पड़ता था। फ्रांस रिवॉल्यूशन के पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि मोनार्ची रूल अकॉर्डिंग टू डिवाइन राइट। तो डिवाइन राइट का मतलब क्या है कि वो गॉड के प्रतिनिधि हैं, तो गॉड ने उनको यहाँ पर धरती पे भेजा है कि लोगों का कल्याण करने के लिए। तो ये था एक कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि किंग सिलेक्टेड मिनिस्टर ऑन बेसिस ऑफ बर्थ एंड फेवरेटिज्म। तो यहाँ पर जो भी उनके मिनिस्टर होते हैं, जो भी उनके सभा में बैठते थे, जितने भी मंत्री, वो सब किंग के विश्वसनीय लोग होते थे, ठीक है, और साथ ही साथ उनका फेवराइट भी होते थे। तो वही लोग को ही यहाँ पर चांसेस मिलता था, ना कि उनके मेरिट बेसिस पर। थर्ड पॉइंट वैसे ही देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि रॉयल गवर्नमेंट वाज करप्ट एंड इनएफिशिएंट। तो जितने भी सरकार के मंत्रिमंडल थे वो बहुत ही करप्ट थे, जो कि लोगों से पैसा ही खाली वसूल करते थे। देन फोर्थ में लिखा गया है कि सेंसरशिप ऑफ स्पीच एंड द प्रेस। तो सेंसरशिप ऑफ स्पीच और द प्रेस मीन्स यहाँ पर कुछ लोगों की ही बोलने के लिए मौका मिलता था, जो अच्छा बोलते थे उनको यहाँ से रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, उनको यहाँ से शामिल नहीं किया जाता था। देन पीपुल इम्प्रेजन विदाउट चार्ज, बेल और ट्रायल। तो पीपुल लोग जितने भी होते थे उनको कोई भी एक कारण बताए बिना भी उनको जेल में डाल देते थे। जब हम लुइस 15 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने बोला था लेटर डी केस, जिसका मतलब था आर्बिट्ररी अरेस्ट, जो कि रैंडमली पिक करके अरेस्ट कर देते थे। पीपुल डिनाई ए वॉइस इन गवर्नमेंट। तो पीपुल लोगों को सरकार के विरुद्ध बोलने नहीं दिया जाता था, अगर कोई बोलता था तो उसको डायरेक्टली जेल में भेज दिया जाता था। अब हम फ्रांस के राजा के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम जो तीन राजा थे, लुइस 14, लुइस 15 और लुइस 16, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो अगर लुइस 14 के टाइम पीरियड के बारे में बात करें, जो शुरू होता है 1643 से लेकर 1759, वो एक एब्सोल्यूट डेस्पोट थे। डेस्पोट मीन्स यहाँ पर डिक्टेटर हैं। देन वो चाहते थे कि पावर सेंट्रलाइज होकर रहे, यहाँ पर मोनार्चिकल पावर ही रहे। साथ ही साथ वहाँ पर मैनी वॉर फ्रांस इन डेप्थ। तो यहाँ पर और एक पॉइंट था, अगर हम लुइस 14 के बारे में बात करें तो उनके टाइम में बहुत सारे वॉर में क्या होता था कि पैसा खर्च होता था, जिसके चलते हुए फ्रांस उधार में चला गया था। डेप्थ मीन उधार। तो उनका फेमस एक डायलॉग था, फेमस कोटेशन हम बोल सकते हैं कि वो बोलते थे आई एम द स्टेट। तो उनका फेमस कोटेशन था आई एम स्टेट। वैसे ही भी अगर हम लुइस 15 के बारे में बात करें तो उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1715 से लेकर 1774। तो उनके टाइम में भी वो बहुत सारे डेप्ट में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जो कि था 7 ईयर वॉर, 7 साल चला था। तो मान लो तो 7 साल चला होगा एक वॉर, मीन्स वहाँ पर कितने सारे रॉयल एक्सपेंसेस खर्च हुआ होगा। मान लो यहाँ पर सोल्जर का अपॉइंटमेंट में, वहाँ पर सोल्जर के खाना पीने में, तो ये सब चीज़ करते करते वहाँ पर फ्रांस का जो रॉयल ट्रेजरी ख़त्म हो गया था। साथ ही साथ वो एक अच्छा शासक भी नहीं था। तो उसका अगर हम फेमस कोटेशन के बारे में बात करें, फेमस स्टेटमेंट के बारे में बोलें, तो उसका दो था। एक था लेटर डी केस, जो कि आर्बिट्ररी अरेस्ट, रैंडमली जो भी सरकार के मोनार्चिकल रूल के अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो
तो उसको डायरेक्टली जेल भेज दिया जाता था, जो कि उनका फेमस जेल था बास्टाइल व फेमस फोर्टलेस प्रिजन हम बोल सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम और एक चीज़, उसका फेमस स्टेटमेंट था आफ्टर मी द डेल्यूग, तो वो बोलते थे कि मेरे साथ साथ मेरा देश का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस डेब्ट में चला गया था। वैसे ही और एक राजा थे लुइस 16, जो उनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1774 से लेकर 1792। तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो उनका इंटेंशन अच्छा था, मगर उनके जो मिनिस्टर थे, जो उनके वाइफ थे, उनका वाइफ को मैं मानता हूँ कि मेजर कॉज, क्योंकि वो अपने वाइफ की बात ज़्यादा सुनते थे, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थे मैरी एंटोनियट, जो कि उनके साथ शादी किए थे। तो जितना भी होता था उनके बात सुन सुनकर ही वो राजा भ्रष्ट बन गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, तो बैक ट्रैक फ्रॉम डिसीजन इजीली, तो जो भी डिसीजन वो सोचते थे कि मैं लूंगा बोलकर, तो जितने भी होते थे मिनिस्टर उसको पुल बैक कर लेते थे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन वाइफ, जो कि मैरी एंटोनियट, एक बेड एडवाइजर के रूप में यहाँ पर दिखा गया है कि वो जो भी चीज़ बोलते थे वो पीपुल के अगेंस्ट में होता था, और जितने भी चीज़ जो लोग भी अपॉइंटमेंट होते थे वो किंगशिप बेसिस में, जो कि ब्लड रिलेशनशिप व रिलेटिव बेसिस में ही सिलेक्ट होते थे। साथ ही साथ अगर हम फ्रांस रिवॉल्यूशन डेप्थ में जाने का और एक मेजर कारण बोल सकते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने देखा था कि जो 13 कॉलोनी ने विद्रोह शुरू कर दिया था ब्रिटिश के ऊपर, क्योंकि जानते हैं ब्रिटिश एक कॉलोनियल मास्टर था, उसका कॉलोनी अमेरिका था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि फ्रांस भी एक कॉलोनियल मास्टर था, मगर फ्रांस का एनिमी था इंग्लैंड। तो फ्रांस ने सोचा कि वो अभी यूएसए को व अमेरिका को सपोर्ट देगा, ताकि वो अमेरिका इस तरह यूके को हरा कर वो अपने आप को मुक्त करा सके। तो इससे क्या होगा, जो भी उसका विरोध होगा, जो भी उसका साथ प्रतिशोध होगा, वो फुलफिल हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे पैसा, सोल्जर, ये सब स्पेंड होते होते बहुत सारा चीज़ खत्म हो गया था। अगर मान ले तो उनका रॉयल ट्रेजरी ही एम्प्टी हो गया था।